हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.1 पढ़ा रहे थे। संबंध ये ख़त्म हो गया था और फलन स्टार्ट हो गया था। इस प्रश्नावली के हमने 5 प्रश्नों को हल कर लिया था और आगे के 5 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 से शुरुआत करते हैं और चलिए देखते हैं कि प्रश्न में है क्या। प्रश्न संख्या 6 कहते हैं कि आपके पास प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। छठवीं संख्या में जो आपके पास समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है। हमें r दिया गया है x, y और सच दैट y इक्वल टू x, x एलिमेंट ऑफ n। ठीक है भैया, तो यह प्राप्त हुआ है। अब r के लिए जो प्रांत, सहप्रांत और परिसर है वो ज्ञात करना है। अब अगर इसके अगर आप संबंध को देखेंगे तो r बराबर आपको इस प्रकार प्राप्त होगा। अगर x का मान नेचुरल नंबर है 1 रखते हैं तो उसका दोगुना y बराबर 2 प्राप्त होगा। 2 रखने पर 4 प्राप्त होगा। 3 रखने पर आपको 6 प्राप्त होगा और 4 रखने पर 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये प्राप्त होता जाएगा। ठीक, इस प्रकार अगर आप इसके r के प्रांत की बात कर लें तो आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं। आप सभी कुछ तो इसमें 1 2 3 4 एक गिनती में रख रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर सभी गिनतियाँ रख सकते हैं, तो प्रांत आपका n होगा। अब इसके परिसर की बात कर लेते हैं। परिसर यानी पीछे वाले अंक जो प्राप्त हो रहे हैं, इसमें आपको 2 4 6 8 यही सब देखने को मिल रहे हैं, तो ये परिसर हो जाएगा। और सह प्रांत की बात कर लें, सह प्रांत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पीछे वाले जो अवयव दिखाई दे रहे हैं ये किस समुच्चय से संबंधित हैं। और जैसा कि आपके पास एक ही सेट है, n है, और n पर ही परिभाषित आपका संबंध है, जैसा कि प्रश्न भी कहता है कि n पर परिभाषित संबंध है। ऐसी स्थिति में आप दूसरे सेट में n के अलावा, दूसरा सेट जो है n के अलावा और कुछ ले नहीं सकते, और आपका जो सह प्रांत है वो भी n ही, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान था और इसमें जो ये n खाली रह गया है तो इसको अगर हम यहाँ पर लिख लें कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तब ये बेहतर बात हो जाएगी और शानदार दिखाई देगा। समुच्चय ओके, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसी में सिमट गया है। अब 7वें सवाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों 7वें सवाल में आपको देखने को ये मिलता है, 7वीं सवाल है, उसमें आपको फाई x दिया गया है, इसके बराबर दिया है tan x। फाई ज़्यादा कुछ नहीं, बस फलन को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा इसके पास नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आगे हमको सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। तो पहले बात तो ये दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि फाई माइनस एक्स बराबर माइनस फाई एक्स ये बराबर है। सो जो सिद्ध करना है उसी को हल करना शुरू करते हैं। LHS बराबर आपके पास है फाई माइनस एक्स, और इस फलन का प्रयोग करते हुए आपको मिल जाएगा tan, और जहाँ पे जैसे फाई x है तो tan x मिल गया है, फाई माइनस एक्स है तो x की जगह पे माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। और ये जो tan माइनस एक्स है इसके बराबर हो जाएगा माइनस tan x। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
कारण ये है चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, और ये त्रिकोणमिति का एक बेहतरीन सा सूत्र है जो कि आपको मिलता है यहाँ पे प्रयोग करने के लिए। और याद रखेंगे कि यहाँ पे ये हिस्सा आपको कहाँ मिला था। देखिए आपने हाई स्कूल में सीखा था tan 90 माइनस थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा बराबर, और सब छह फलनों के बारे में पढ़ा था। tan 90 माइनस थीटा बराबर पढ़ा था cot थीटा के बराबर हुआ ये। ऐसे ही ये भी बदलाव है, और जब भी आपको हमने ये पढ़ाया था और बताया था कि इसमें ढेर सारे फार्मूले एक्स्ट्रा होते हैं, जब ये पढ़ाया था बताया था, और उन्हीं में से एक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये होता है, आपको ऐसे समझ लेना है। बाकी ये क्यों होता है या तो आपको वो पूरी वीडियो बनाई जाए तब समझाया जाए, या फिर अभी तो संभव ही नहीं है इस वीडियो में जो कि इससे संबंधित है उसे अलग से बताया जा सकता है। तो अगर आपने उसको समझा है यानी कि इस सूत्र को जानते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तब और भी अच्छी बात है। तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हो चुका है। ठीक, तो ये मिल चुका है, यानी कि LHS बराबर आपको मिल गया माइनस tan x, और इसे हम समीकरण नंबर 1 कह दें तो हो जाएगा। और RHS बराबर जो है -5 है और x लिखा है, हालांकि 5x बराबर आपको पहले ही पता है कि वो tan थीटा है तो tan x है, तो यहाँ पे माइनस जैसे आगे लगा था तो लग जाएगा। सो RHS बराबर ये मिल गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से आपको प्राप्त हो चुका है LHS बराबर RHS, या फिर आप कह सकते हैं कि tan माइनस x बराबर 5x। ठीक है, तो ये सिद्ध हो चुका है, इसमें और कुछ भी नहीं करना होगा। ओके, तो अब 8वें सवाल देख लेते हैं, क्या लगता है कैसे किया जाएगा ये। यहाँ पे हमको केवल प्रांत ही तो ज्ञात करना है, ये आसान सवाल है। विदेशी सवाल में प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करने वाले सवाल आने वाली है, तो चिंता नहीं करना, सभी चीज़ें बहुत आसानी से समझाएंगे। फ़िलहाल तो सवाल हम यहाँ पे उतार ले रहे हैं। इस सवाल में हमको ज्ञात करना है इसका प्रांत, और प्रांत ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि अगर फलन में कोई हर में दिया गया है चीज़, उसको ज़ीरो के बराबर करो। ठीक है, उसे सॉल्व करो। देखो भैया, बात ये है कि ये जब 0 के बराबर किया जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इसमें जो x के वैल्यू मिलेगी वो 0 मतलब वही आपके यहाँ पे नहीं होंगे। मतलब बात ये है, मुख्य रूप से बात ये है कि ये फलन परिभाषित होगा तब जब हर में यानी नीचे वाले मटेरियल में 0 ना मिले। अगर किसी x के किसी मान पे ये 0 हो जाते हैं तो ऐसे में ये परिभाषित नहीं हो पाएगा और तब ये फलन नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें बस यही चाहिए कि x के किन दो मानों के लिए, यहाँ पे घाते 2 है इस वजह से 2, किन दो मानों के लिए ये परिभाषित नहीं होगा, बस वही हमें खोजना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि fx परिभाषित होगा, fx परिभाषित होगा यदि हमारे पास ये जो दिया गया है x² माइनस 7x प्लस 12 जो है वो 0 के बराबर ना हो तो। और ऐसी स्थिति में हम पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो x² है माइनस हम इसको 5x माइनस 2x लेते हैं, लेकिन 5 और 2 5 नहीं है 10 होता है, 12 तो होता नहीं है। ओके, तो हम 4 तिहाई 12 ले लेते हैं, 4 और 3 7 होता है, 4 तिहाई 12 माइनस यहाँ पे प्लस 12 बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 देखने को मिलेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 देखने को मिलेगा, और x माइनस 4 ऐसे बाहर निकाल लीजिए और x माइनस 3 ऐसे बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x माइनस 4 नहीं है अगर 12 के, तो
तो x बराबर जो 4 हमें 0 के, तो x बराबर जो 4 मिल रहा है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही x माइनस 3 बराबर नहीं है 0 के, तो x बराबर जो नहीं है वो 3 मिल रहा है। यानी कि इस 4 और 3 को छोड़ करके अन्य सभी मानों के लिए ये परिभाषित होगा। अतः हमारा जो f(x) का प्रांत है वो होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, बस यही 3 और 4 को छोड़कर, 3 और 4 को छोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए। उसके अलावा हर एक मान के लिए आपका ये परिभाषित होगा। तो कैसा लगा वो प्रश्न बताइएगा ज़रूर। अब 9वें प्रश्न पे आ चुके हैं। 9वां प्रश्न हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा देखने को मिल जाता है, लेकिन है उससे भी ज़्यादा आसान। जी बराबर आपको दिया गया है 1 1 2 3 3 5 4 7। ऐसी स्थिति में आपको बताना है क्या यह फलन है। तो हाँ, यह फलन है। कारण आप जानते हैं कि आगे वाली गिनतियां जो हैं, अवयव जो दिखाई दे रहे हैं वो समान नहीं है, कहीं पे भी मिल नहीं रहे हैं। ठीक, इस वजह से ये फलन तो है। और इसमें जब ये फलन हो गया है तो इसमें एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि g(x) बराबर आपको दिया गया है अल्फ़ा x प्लस बीटा। ऐसे में अल्फ़ा प्लस बीटा से ये पूरा परिभाषित है, तो ये पूरा g(x) ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है वो देखना है कि x इसमें किसी गिनती से गुणा करके कुछ जोड़ देने पर ये मिल रहा है। 1 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तब पर भी 1 नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि इसमें ट्राई करते हैं किससे गुणा करें। 2 1 कम 2 प्लस 1 बराबर 3। सही है, 1 से गुणा करके 1 जोड़ने पे हो सकता है, लेकिन काम बनेगा। 3 1 कम 3, 1 4 होता है, यहाँ पे तो काम नहीं बन पा रहा, वो नहीं बन पाएगा। बट अब दोगुना करके देख लेते हैं। 2 2 ये 4, 4 में कितना जोड़ देंगे कि 3 हो जाएगा, -1। 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, उसमें से -1 जोड़ देंगे तब पर भी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारा जो g(x) बराबर यहाँ पे देखने को मिलेगा वो x, y। पहले बात तो ऐसा लिखो, ठीक है, सच दैट ये जो y है वो आगे वाली गिनती x को 2 से गुणा करके और 1 घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और x, y एलिमेंट ऑफ n रख देते हैं, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, यानी कि y बराबर क्या हो रहा है, 2x माइनस 1 हो रहा है। अब देखो इसका दोगुना करो, 1 का दोगुना 2, 2 में से 1 घटाओ 1 मिल गया। फिर 2 का दोगुना करो 4, 4 में से 1 घटाने पर 3 मिल गया। 3 का दोगुना करो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाने पर ये मिल गया। और 4 का दोगुना करो 8, 8 में से 1 घटाने पर 7 मिल गया। तो ये सिचुएशन पूरी बन रही है। और अगर इसकी तुलना की जाए तो अल्फ़ा बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और बीटा बराबर ये -1 वाला दिखाई दे रहा है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो ये आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बस यही अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ रहा था और पूछ रहा था कि फलन है कि नहीं, जांच कीजिए। तो फलन भी तो है, फलन भी है और अल्फ़ा और बीटा का मान भी आपके सामने है। सो दोस्तों, अब 10वें नंबर सवाल पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक फलन किसे कहेंगे। वास्तविक फलन की परिभाषा में यहाँ पे देखने को मिलती है कि फलन f सच दैट a रिलेटेड टू a एक वास्तविक फलन कहलाता है यदि समुच्चय a और b, यानी आगे वाला समुच्चय और पीछे वाला समुच्चय जहाँ पे दोनों संबंधित हैं, दोनों ही वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय r के, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उपसमुच्चय हों। अर्थात आगे वाला सेट और पीछे वाला सेट जो a और b दोनों लोग होते हैं, इसका मतलब ये है, ये आगे वाला सेट, ये पीछे वाला सेट, ये जो दोनों सेट होते हैं, इसमें जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं से लिए जाएंगे। सभी के सभी वास्तविक संख्या रखी जाएंगे। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, देखिए भैया, जो परिमेय होती हैं और जो अपरिमेय होती हैं, सब की सब क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। और वास्तविक नहीं कौन होती है, मतलब काल्पनिक जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, काल्पनिक जिन्हें कहा जाता है वो कौन सी होती हैं,
अंडर रूट के अंदर अगर -1 या फिर -3 या फिर माइनस वाली जितनी भी गिनती मिल जाती हैं वो सभी के सभी काल्पनिक होती हैं। और 1 बटे अगर 0 मिल जाता है जो कि अपरिभाषित होता है, ठीक है, ये भी काल्पनिक होता है। तो ये 2 प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं कि जब चीज़ें काल्पनिक हो जाती हैं। तो अगर किसी भी सूरत में ये आने की स्थिति बनती हैं तो वो काल्पनिक होंगी, वो परिभाषित नहीं होंगी। उसके अलावा हर एक चीज़ परिभाषित होगी और वास्तविक होगी। अब इस व्यवस्था को समझने के बाद जब 10वें के पहले प्रश्न में आ जाते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है f(x) बराबर दिया गया है x² + 2। अब यहाँ पे आप बताओ कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए ये काल्पनिक हो पाएगा। तो x का मान 1, 2, 3 या फिर अंडर रूट में कुछ भी रख सकते हो, जो भी वास्तविक मान रखते हो सभी पे वास्तविक मिलेगा, बशर्ते आप x का मान कोई काल्पनिक न रखो। इस वजह से यहाँ पे आपका वास्तविक मिलेगा, मतलब आप x से बराबर कुछ भी रखोगे सबके सब वास्तविक होंगे। और आपका फलन भी, यानी जो आप आगे प्राप्त करते हो, देखो भैया आगे वाला जो सेट होता है, ठीक है, बात को समझनी ये है कि कहाँ खो जाता है। हाँ जी, ये वाले जो भी सेट होते हैं, सेट ए, ये होता है x, y के नज़र में देखा जाए तो ये x की वैल्यू सब इसमें भरी जाती है और y वाली वैल्यू सब इसमें होती है। अब यहाँ पे x का मान जो भी आप रख रहे हो, x का मान जो भी यहाँ पे रखोगे वो अपने से रखोगे। अगर आप वास्तविक रखोगे तो जो प्राप्त होगा वो भी वास्तविक होगा, हर एक स्थिति में, हर एक लिहाज से। तो आपको बस इसमें ऐसा ही लिखना है कि स्पष्ट है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, ठीक है, फलन परिभाषित होगा। इसलिए फलन f(x) का प्रांत क्या हो जाएगा भैया, r हो जाएगा। ठीक, ओके। अब फलन का प्रांत तो पता हो गया है। अब चलिए परिसर को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे y के बराबर लिखना होता है और ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे x के बराबर वैल्यू निकालनी होती है। 2 को उधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, x² बराबर y - 2 दिखाई देगा और x बराबर अंडर रूट y - 2 दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये लास्ट स्थिति है। यहाँ पे पहुँच जाने के बाद देखिए अंडर रूट के अंदर अगर कोई गिनती मिल जाती है तो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो अंडर रूट में ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऋणात्मक हो जाएगी तो वो काल्पनिक हो जाएगी, और काल्पनिक हो जाएगी तो ये अपना वास्तविक फलन नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी है कि ये क्या होगा, काल्पनिक हो। तो यहाँ पे माइनस में कोई संख्या प्राप्त होने का मतलब है कि वो 0 से छोटी है। अगर y - 2 की वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है, यहाँ पर तो छोटी मतलब समझेंगे, छोटी ना होकर के बड़ी होती है भैया। यहाँ पे पहले लिखा जाएगा कि स्पष्ट है कि x परिभाषित है यदि आपकी ये y - 2 जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर है। x बराबर ये पूरा परिभाषित तब होगा जब y - 2 ये जो पूरी वैल्यू मिली है वो 0 से बड़ी हो जाए या फिर 0 के बराबर हो जाए। अगर 0 से छोटी होगी तो परिभाषित नहीं होगा। ठीक, अब y माइनस को उधर भेज देते हैं, -2 को उधर भेज देते हैं, तो y ये लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल जो भी साइन बना है ये बना रहेगा और यहाँ पे 2 देखने को मिल जाएगा। यानी y की वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी
या फिर 2 के बराबर हो जाएगी और इस पर x परिभाषित होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 में से 2 घट जाएगा, -1 मिल जाएगा, ऐसा दिखाई देगा जो कि काल्पनिक हो जाएगा और परिभाषित नहीं हो जाएगा। और इससे छोटा कुछ भी रखेंगे सब जगह माइनस ही प्राप्त होगा। तो अतः फलन हमारा जो f(x) है, f(x) का जो हमारा परिसर है वो क्या हो देखने को मिलता है कि हम 2 से बड़े रख लें, 2 से बड़ा और अनंत के बीच में हम कुछ भी रख लें काम चल जाएगा। तो इसके लिए ऐसा साइन बनाया जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे 2 लेना है और 2 से बड़ा लेना है और इनफाइनाइट को छोड़ करके उससे छोटा तक सब ले लेना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रांत और परिसर। और अब अगर देखा जाए दूसरे प्रश्न को, आइए देखते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं दूसरे प्रश्न में f(x) बराबर x - 2/3 - x दिया गया है। अब यहाँ पे भैया कब फलन परिभाषित होगा यानी कि वास्तविक होगा, ये आपको समझना है। अगर ये वैल्यू नीचे हर जो दिखाई दे रहा है, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है, तब तो यह परिभाषित नहीं होगा। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे समझते हुए लिखेंगे कि भैया स्पष्ट है कि फलन, हमारा जो फलन है वो f(x) है। f(x) परिभाषित होगा, हमारा फलन परिभाषित होगा। कब होगा? यदि हमारा ये जो 3 - x दिया गया है, इसके जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर होते ही ये अपरिभाषित हो जाएगा, अभी तक ये परिभाषित होगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या देखने को मिल जाएगा, इस 3 को उधर भेज देते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो भैया इधर -x है बराबर नहीं है, ये 0 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर नहीं है 3 के। अर्थात ये जो हमारे x की वैल्यू है वो अगर 3 आ जाती है उसके तब ही हमारा जो फलन है वो परिभाषित नहीं होगा, उसके अलावा हर एक मान के लिए ये परिभाषित होगा। अतः क्या होगा, हमारा फलन का प्रांत, फलन f(x) का प्रांत क्या होगा, प्रांत वो हो जाएगा r में से यही जो 3 जिस पर परिभाषित नहीं हो रहा है उसी 3 को इसमें से घटा दीजिए और ये परिभाषित होने लगेगा। तो ये जो है फलन का प्रांत हो जाएगा। अब आइए चलिए देखते हैं कि हम इसका परिसर कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मानना होगा, माना ये जो दिया गया था, ये फलन हमें दिया गया था, इसको y बराबर मानना होगा। तो x - 2 और 3 - x यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे y बराबर दिया गया था, हमको x बराबर इसको बदलना है, x बराबर के रूप में बदलना है। इसके इधर गुणा कराएंगे तो 3 और y के गुणा 3y और x का गुणा xy देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बराबर x - 2 है, हम x को इधर लाएंगे, 3y को उधर भेजेंगे, तो ये -xy इधर आ गया और ये -x हो जाएगा, उधर -2 है, इस 3 को y को उधर भेजेंगे तो -3y हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ से -x अगर कॉमन लेते हैं तो y + 1 देखने को मिलेगा और यहाँ से माइनस ही कॉमन हो जा रहा है, वही कॉमन ले लेते हैं, 2 + 3y देखने को मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर हमको मिलेगा 2 + 3y बटे ये y + 1। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। अब यहीं से निर्धारित होगा कि हमारा फलन परिभाषित कब होगा। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो ये परिभाषित नहीं होगा, बाकी अगर 0 के बराबर नहीं होती है तो परिभाषित तो है ही। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि x परिभाषित है होगा यदि y + 1 की वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर होते ही वो परिभाषित होना बंद हो जाएगी। और अगर 1 को उधर भेज दिया जाए तो y बराबर नहीं है -1 के, +1 के छोड़ करके +1 उधर जाने के बाद -1 हो जाएगा। अतः अब हमको क्या पता चल गया है कि y बराबर
-1 पर हमारा जो फलन है वो परिभाषित, x का मान जो है परिभाषित नहीं होगा, उसके अलावा हर एक वैल्यू पे परिभाषित होगा। यानी कि हमारा जो फलन का f(x) का जो परिसर है वो क्या प्राप्त हुआ है, r। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से इसी -1 को, सॉरी यहाँ पे रहना चाहिए और इसको घटा देना चाहिए। -1 को हटा देंगे, पूरा सेट जो बनेगा वो हमारा परिसर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तीसरा वाले में क्या कह रहा है कि f(x) बराबर √16 - x² है। अभी के पे परिभाषित होगा भैया, तो यहाँ पे समझो कि हमारा ये सब तो दिया है f(x), ठीक है, क्या होगा परिभाषित है, f(x) परिभाषित है यदि 16 - x² जो है ना वो बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए 0 के। यदि इस अंडर रूट के अंदर 0 के बराबर की गिनती मिल जाए, 0 से बड़ी गिनती मिल जाए, तो ये परिभाषित है। वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो गिनती है 16 के अंदर, ये पूरा जो दिखाई, मतलब अंडर रूट के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा हो जाए 0 के या फिर 0 के बराबर हो जाए तो परिभाषित होगा, इसके अलावा परिभाषित ना होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने से होगा क्या कि x² प्लस में हो जाएगा और 16 हो जाएगा माइनस में, और चिन्ह जैसा ही बना है वैसा बना रहेगा। अब ये देखो माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो हम दोनों ओर से माइनस में गुणा करेंगे। अब माइनस में गुणा करते ही, दोनों में माइनस से गुणा करते ही क्या होगा भैया, ये पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। हालांकि 0 प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चिन्ह मुड़ जाएगा, उधर की ओर खुल जाएगा। तो x² - 16 ऐसे होने लगेगा। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि अगर -3 है और उधर 4 है, कौन बड़ा है भैया, 4 बड़ा है, और यहाँ पे माइनस से दोनों में गुणा कर दिए तो यहाँ पे क्या मिल गया 3 और इधर मिल गया 4, माइनस में हो गया। अब इधर कौन बड़ा हो गया, ये चिन्ह पलट गया तुरंत, 3 बड़ा होने लगा ना। यही चीज़ को समझो भैया कि यहाँ पे कौन बड़ा है, माइनस के चिन्ह एक तरफ से हटाने के लिए हमको माइनस से गुणा करना पड़ा दोनों में, और गुणा करते ही चिन्ह उलट गया, ये वाला चिन्ह उलट गया, उधर की ओर चले गए भैया। अब यहाँ पे 16 को उधर भेजने के बजाय हम गुणनखंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो x - 4 और x + 4 ये गुणनखंड हो जाएगा और इसके बराबर मिल गया। यहाँ से देखो x - 4 अगर यहाँ पे 0 के <= करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भैया कि x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी -4 से 4, -4 से ये +4 हो जाएगा, और उससे क्या होना चाहिए भैया, बराबर या फिर बड़ी होनी, छोटी होनी चाहिए, ये मिल जाएगा। ठीक, और इस +4 को उधर भेजते ही क्या मिल जाएगा, +4 को उधर भेजेंगे -4 हो जाएगा और यही वाला साइन लग जाएगा। तो ये -4 से बड़ी या फिर बराबर होने लगेगी, हालांकि उसी के बीच में रहेगी भैया, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं के बीच में झूलती रहेगी। तो अपना जो प्रांत हो जाएगा, अतः f(x) का जो प्रांत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, -4 से +4 तक। ये बड़ा वाला कोष्टक किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि -4 से +4 को के बीच में रहेगा और -4 +4 दोनों लिया जाएगा, इससे प्रश्न के प्रांत के लिए। अब लाते हैं इसका क्या परिसर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बात तो माना, ठीक है, माना y बराबर √16 - x², दोनों पक्षों को वर्ग किया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 - x² मिल गया, इसको इधर भेजा, x² इधर आ गया, 16 और माइनस क्या होने लगा, अब y² होने लगा। तो x² पर x अंडर स्क्वायर हटा, अंडर रूट 16 - y² होने लगा।
अब यहाँ से क्या समझ में आया, हमें से यहाँ से समझ में आया कि x वास्तविक होगा। क्या होगा भैया, x वास्तविक होगा यदि अपना जो 16 माइनस वाई स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए 0 के। सेम वही सिचुएशन चल रहा है, y को इधर लाया -16 पहुँचाया तो ये चिन्ह पलट गया। और यहाँ पे जब गुणनखंड किया तो y + 4 और y -4 वही साइन मिल गया। और यहाँ पे तुरंत y का जो वैल्यू होने लगा वो कहाँ पे आने लगा, जैसे पीछे ये था वही से उन्हीं के बीच में रहने लगा, यानी -4 से +4 के बीच में। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज़ है वो y की वैल्यू के ही बराबर है। y बराबर यही सेम चीज़ है ना भैया, ठीक है, y बराबर ये पूरा सेम चीज़ था, ठीक, सॉरी यहाँ वाला। अब ये जो वैल्यू है वो किससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए, 0 से। इसी वजह से 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इसी वजह से, या 0 के बराबर 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसी वजह से -4 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो उस चीज़ को पहले लिखते हैं कि परंतु √16 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0। अतः y, ठीक है, अतः y क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। इसलिए हमारा जो y का होगा वैल्यू हो जाएगा वो -4 से इधर 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, यहीं पे रहेगी। अतः हमारा जो परिसर है वो परिसर क्या होने लगा, वो 0 to 4 हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो अब चौथे प्रश्न में पहुंच चुके हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं भैया। इसमें लिखा गया है f(x) बराबर -1 mod x - 2, ठीक है भैया। अब यहाँ पे मॉड लग गया है और x का मान आप कुछ भी रखोगे, हालांकि अंडर रूट नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो कुछ भी रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फलन तो वास्तविक होने ही वाले हैं हर एक स्थिति में। इसलिए इसका जो प्रांत होने वाला है, पूरी डिटेल वैसे ही लिखते चले जाना, प्रांत जो होने वाला है आपको रियल नंबर होने वाला है। और इसके परिसर के लिए हमें ये लिखना होगा भैया। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं माना y बराबर 1 - mod x - 2, ठीक है। ये mod x वाला पूरा यहाँ पे भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा mod x - 2, mod लग गया है, एक ऐसे लिखा रहेगा, y इधर जाएगा -y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये मोड दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू कुछ भी रखा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, धनात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और y का मान क्या रखा जाए कि धनात्मक प्राप्त हो जाए, ठीक है। 0 जो होता है वो भी धनात्मक ही मान लेते हैं एक बार को, 0 भी मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मॉड लगा होने का मतलब क्या है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, काम चलेगा। तो हमारे जो वैल्यू होनी चाहिए, ये जो -1 और +y है, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, ये 0 से होनी चाहिए, 0 के, ठीक है। और अगर हम y को इधर भेज देते हैं तो एक यही वाला चिन्ह बन जाएगा और y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 1 से, या फिर 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ लिख लेनी चाहिए, x का मान, x का मान है, x परिभाषित है, x परिभाषित है यदि क्या हो कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, छोटी है, किससे, 1 से, या फिर 1 के बराबर है। तो 1 से छोटी है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं में चले गए हैं। सो इसलिए y जो है वो एलिमेंट होना चाहिए, किसका होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, देखिए -∞ से +1 तक में, ठीक है, ये होना चाहिए। इसलिए जो हमारा परिसर ज्ञात होगा, परिसर वो हो जाएगा यही वाला सेम गिनती -∞ से। हालांकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट बनाना चाहिए और इधर वाला बड़ा ब्रैकेट रहना चाहिए, यानी +1 तो लेंगे, लेकिन
उसके बाद जितनी भी ऋणात्मक संख्या हैं सब ले लेंगे। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर।